वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर सेम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है एग्ज़ाम पेपर। पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है विथ आंसर की के। तो जो भी लोग पेपर दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए पेपर दे रहे हैं, अभी अपकमिंग टाइम में कर्नाटका, उत्तराखंड, त्रिपुरा में पेपर होने वाला है, यूपी में एग्ज़ाम होना है, राजस्थान में पेपर होना है। तो एज ऑन हम बात करें जहाँ जहाँ पर भी CHO के पेपर होने हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए है जो एक रामबाण की तरह सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जहाँ पर भी अभी तक जितने भी अकॉर्डिंग टू मी जितने पेपर मैंने एनालिसिस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर आपके सिलेबस में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इसलिए मैं पेपर आपके साथ सॉल्व करने वाली हूँ। और जो भी लोग जिन भी पेपर्स की PDF लेना चाहते हैं, डायरेक्ट आप मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उन PDF को परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही मिनिमम रखी गई है, जिससे हर एक कैंडिडेट उस प्राइस को अफोर्ड कर पाए। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के लिए पेपर है तो उसके लिए हेल्पफुल होंगे, हर एक स्टेट के लिए आपको हेल्पफुल होंगे। आप कहीं का भी पेपर दे रहे हो चाहे। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, आपका फैमिली प्लानिंग, आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, आपका गायनेकोलॉजी, आपको फर्स्ट एड, स्किल बेस्ड सब क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर करेगा। तो क्लास में एंड तक बने रहें। और सबसे अच्छी बात है कि पूरा पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जिससे आपको समझना बहुत ही ईजी रहेगा। और जो भी लोग MP व्यापम का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। ऐसा नहीं कि उनके लिए क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल नहीं रहेगा, लेकिन एज इन CHO की बात करें, NHM वालों की बात करें, तो ये पेपर उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए यहाँ पर आपका बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो टोटल 100 MCQs रहेंगे आपके। पेपर आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रीड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ चोकिंग एक्सेप्ट। चोकिंग के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। इसका आंसर तो आपको सामने ही दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट से मैं आपको सामने आंसर नहीं दिखेगा, आंसर हाइड रहेगा, जिससे आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं कि आपसे कितना बन रहा है। तो यहाँ पर सभी साइन के सभी क्या हैं, चोकिंग के साइन हैं। कुछ आपको फंस गया है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो क्या साइन होंगे? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आप बहुत ही स्लो बोलेंगे, ना कि लाउडली चिल्लाएंगे। लिप्स एंड टंग टर्न्स ब्लू। क्यों है टंग्स और लिप्स आपके ब्लू होने लगेंगे? क्योंकि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं, आप सांस ही नहीं ले पा रहे हैं चोकिंग के कारण, साइनोसिस हो रहा है, तो आपके लिप्स और टंग्स कैसे होंगे? ब्लू। ट्राइज टू कप, आप खांसने की कोशिश करेंगे लेकिन खांस नहीं पाएंगे। तो ये सब साइन किसके हैं? चोकिंग के। लेकिन आप जोर से चिल्ला चिल्ला के तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा सा पेपर हम जूम करते हैं जिससे आपको इजीली विजिबल हो। जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कम कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, गट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में 13 तारीख को जो पेपर हुआ था MLHP केरला, उसमें आया था कि गट में किसका लेवल बढ़ जाता है? वायरल कोल्ड का, यूरिक एसिड का, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का, फिर माइल्ड कंजक्टिवाइटिस। गट क्या है? गठिया जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हिंदी में कहें तो क्या है? गठिया। गठिया में क्या होता है, या फिर गट में यूरिक एसिड का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा। जब यूरिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? जॉइंट्स में आपको पेन होगा, और जॉइंट्स में पेन होने के साथ साथ रेडनेस होगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये क्या कहलाता है? गटी अर्थराइटिस। और इसमें क्या होता है? यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। अभी यूरिक एसिड बढ़ गया तो एलोप्योरिनॉल नाम की एक मेडिसिन आती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गट। तो गट को ट्रीट करने के लिए एलोप्योरिनॉल नाम की मेडिसिन आती है, उसका नाम याद रखना है आपको, एग्जाम में आ सकता है। ये क्या करेगी? जो यूरिक एसिड जमा हुआ है उसको बाहर निकालने का काम करेगी आपकी बॉडी से। तो यूरिक एसिड बाहर निकलेगा तो आपको गट से क्या मिलेगी? थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। तो ड्रग ऑफ चॉइस पूछे गट के लिए तो क्या है? एलोप्योरिनॉल। और होता कैसे है? यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, while providing CPR chest compression has to be provided at the rate of। तो जब आप CPR दे रहे हो, CPR देने के टाइम पर जो चेस्ट कंप्रेशन है किस रेट से आपको देना है? 40 to 60 कंप्रेशन पर मिनट, 80 to 100 कंप्रेशन पर मिनट, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट, या फिर 120 to 150 कंप्रेशन पर मिनट।
चेस्ट कंप्रेशन आपको कितना देना है, किस रेट से देना है, जब आप क्या दे रहे हो, किसी पर्सन को CPR दे रहे हो। यदि कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो पूछा तो 30/2 आता है, यदि आप ओनली सिंगल पर्सन के लिए पूछ रहे हैं। लेकिन CPR चेस्ट कंप्रेशन रेशियो पूछा है CPR में, तो आपको कितना देना है, 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट। कितना, 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से आपको क्या करना है, जब भी आप CPR चेस्ट कर रहे हो तब जो आप कंप्रेशन दे रहे हैं पर्सन को कितना होना चाहिए, 100 से 120 कंप्रेशन होना चाहिए, वो भी कितने में, 1 मिनट में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन अ पर्सन विथ कार्डियक अरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस विल बी सीन। तो यदि किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आया है तो कौन से साइन देखने को मिलेंगे, सडन कोलैप्स, कॉन्शियस, ब्रीदिंग या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कार्डियक अरेस्ट का पर्सन है जो आपको क्या देखने को मिलेंगे, तुरंत कोलैप्स मतलब अचानक से गिर जाएगा, कॉन्शियस तो वो नहीं रहेगा, बेहोश हो जाता है, सांस लेने में भी दिक्कत उसको होने लगती है। तो यहाँ पर आपको ऑल ऑफ दिस बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट यदि किसी को आया है तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, वो पर्सन बेहोश हो जाता है, उसको होश नहीं रहेगा कि वो कहाँ पर है। तो ये चीज़ें किस में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आपका जो क्लासिकल साइन या फिर पूछते हैं कि कौन सा साइन देखने को मिलेगा यदि किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, तो वो होगा यहाँ पर सडनली कोलैप्स, अचानक से गिर जाएगा वो पर्सन। नेक्स्ट वन, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मेजर्ड बाय AFI इंडेक्स। ये क्यों जरूरी होता है कि जो बेबी का जो वर्टिकल पूल है, बेबी इसमें क्या रहेगा, पूरा इसी एमनियोटिक फ्लूइड में क्या रहेगा, सिक्योर रहता है। यदि ये कम हो जाए तो भी दिक्कत होती है, ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत होगी। तो एमनियोटिक फ्लूइड को मेज़र कैसे करेंगे कि सही है या ज़्यादा है, एब्डोमिनल गर्थ से, अल्ट्रासोनोग्राफी से, लियोपोल्ड मैन्यूवर से या फिर वलोटमेंट से। किससे आप चेक करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड प्रॉपर है या फिर नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता चलेगी अल्ट्रासोनोग्राफी से। किससे, अल्ट्रासोनोग्राफी से, जो USG करवाते हैं डॉक्टर, उसमें आपको पता चलेगा कि वर्टिकल पूल कितना है, कितना मतलब यदि 5 सेंटीमीटर से कम रहता है तो क्या है, हाइड्रोनियस है, मतलब फ्लूइड कम हो गया। 800 ml और 1000 ml से कम है तो मतलब फ्लूइड कम हो गया। यदि ये 2000 ml से ज़्यादा हो जाए और जो बेबी जिस फ्लूइड में, एमनियोटिक फ्लूइड में, वो वर्टिकल इंडेक्स, AFI इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा चला जाए, मतलब क्या है, और 2000 ml से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है तो उसको हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोनियस। दोनों सिचुएशन आपके लिए एग्जाम में आती हैं। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है तो क्या कहेंगे, हाइड्रोनियस, ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोनियस। और एमनियोटिक फ्लूइड ज़रूरी क्यों होता है, तो ये हम आगे बताएंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड ज़रूरी क्यों होता है। नेक्स्ट वन, CPR स्टैंड फॉर। तो CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। क्या है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से आपके फर्स्ट एड के क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द एम ऑफ फर्स्ट एड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फर्स्ट एड में आपके सभी एम हैं किसी एक को छोड़कर। टू प्रिजर्व द लाइफ, टू प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन, टू प्रमोट रिकवरी, टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट एड में सब कुछ है किसी एक को छोड़कर। क्या नहीं है जो फर्स्ट एड में नहीं होगा। तो फर्स्ट एड में आपको क्या करना है, लाइफ को सेव करने का काम भी करना है। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उतने में ही पर्सन को ठीक करने का काम करना है। एज एन प्राइमरी केयर जितनी आप दे सकते हैं वो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ पर कहा है एक्सेप्ट, लेकिन हमें इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन से हमें बचना है, रोकना है। इवन आपने फर्स्ट एड केयर दे दी, आफ्टर दैट आपको पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाना है, ना कि उससे बचाना है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, टू प्रिवेंट द हॉस्पिटलाइजेशन। फर्स्ट एड के क्या क्या प्रिंसिपल हैं, और या फिर हम ये कह सकते क्या एम रहेंगे इसके, लाइफ को बचाना है, रिकवरी को प्रमोट करना है, सेफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमें हॉस्पिटल तक पर्सन को पहुँचाना है, ना कि अस्पताल में भर्ती होने से उसको रोकना है। क्लियर। नेक्स्ट वन, द डेंजर साइन इन पोस्टपार्टम वुमेन और ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो डेंजर साइन सभी हैं पोस्टपार्टम वुमेन में किसी एक को छोड़कर। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, फॉल स्मेलिंग, लोचिया, फीवर या फिर लोचिया रूब्रा। क्या है जो यहाँ पर डेंजर साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर सभी डेंजर साइन है किसी एक को छोड़कर, मतलब एक जो साइन ऐसा है जो डेंजर साइन नहीं है।
तो वो कौन सा है, तो वो यहाँ पर है लोचिया रूब्रा। लोचिया रूब्रा आफ्टर द डिलीवरी पोस्टमार्टम मूवमेंट में देखने को मिलेगा। जो ब्लीडिंग होती है वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यदि लोचिया से स्मेलिंग आ रही है, जो ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर डिलीवरी के बाद, मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया है, फीवर आ रहा है तो परपीरियम इन्फेक्शन हुआ है आपको, परपीरियल पायरेक्सिया जिसको कहेंगे। लोचिया रूब्रा लेकिन क्या है, नॉर्मल सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को। लोचिया रूब्रा कॉमन है, नॉर्मल है पोस्टमार्टम मूवमेंट में, ये डेंजर साइन में नहीं आएगा। लेकिन यदि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोचिया जो ब्लीडिंग हुई है उससे स्मेल आ रही है, फिर फीवर आया, दैट मीन्स आपको क्या है, इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट वन, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ फुल टर्म प्रेगनेंसी। तो फुल टर्म प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना होता है, 250 दिन, 280 दिन, 300 दिन या फिर 310 दिन। तो एक जो नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, टर्म प्रेगनेंसी जिसको हम कहें, तो कहते हैं 10 लूनार मंथ, 280 डेज या फिर 37 वीक्स। ये क्या है, फुल टर्म प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के यदि आप जाएंगे तो फुल टर्म प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन क्या माना जाएगा, 280 दिन, 280 डेज, 10 लूनार मंथ कह सकते हैं हम, या फिर 10 लूनार मंथ की जगह आप कह सकते हैं 280 दिन या फिर 37 वीक्स। तो ये क्या कहलाता है, फुल टर्म प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कहलाएगा। निकालते कैसे हैं हम, ईडीडी यदि पूछते हैं तो वो है नेगल्स स्टडी ऑफ इंजरीज एंड वुंड्स इज नोन एज। यदि किसी वुंड की आप स्टडी कर रहे हैं या फिर इंजरी की, तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइकोलॉजी, ट्यूमरोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या फिर टॉर्पेडोलॉजी। क्या टर्म यूज़ किया जाएगा यदि आप किसी इंजरी या फिर किसी घाव की स्टडी करते हैं, तो वो कहलाएगा क्या, ट्रोमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमा मतलब आपको कुछ इंजरी हुई, चोट लगी, घाव हुए हैं, आपने उसकी स्टडी की, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रोमेटोलॉजी। ट्यूमरोलॉजी और यहाँ पर जो ट्राइकोलॉजी है, ट्राइकोलॉजी का मतलब होता है ऐसी ब्रांच जिसमें आप फेयर या फिर स्कैल्प की स्टडी करते हैं, वो होगा कॉस्मेटिक्स में ही आएगा ये आपका। ट्रोमेटोलॉजी में आपका क्या हो गया, आपने किसी घाव की स्टडी की। फिर आता है यहाँ पर टॉर्पेडोलॉजी। क्या है, टॉर्पेडोलॉजी। तो टॉर्पेडोलॉजी का मतलब होता है कि जो जनरली इलेक्ट्रिक रेज होती हैं या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिक जो भी रहेंगे उनकी स्टडी करना। इसमें फिर आपके कछुए भी आ सकते हैं, जो स्ट्रिंग रे फिश हैं वो भी आ सकती हैं, वो सब आएंगे इसमें। ट्रोमेटोलॉजी का मतलब इंजरी और वुंड की स्टडी करना। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन हार्ट रेट इज चेक्ड बाय पाल्पेटिंग द अम्बलाइकस फॉर। तो यदि आप नियोनेटल रिससिटेशन करने वाले हैं तो हार्ट रेट आप अम्बलाइकस के यहाँ पर कितने टाइम तक चेक करेंगे, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक। तो अम्बलाइकस के यहाँ पर आप हार्ट रेट को कितने टाइम तक पाल्पेट करेंगे, चेक करेंगे। तो आपको करना है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड, 6 सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं करना है। जनरली जब हम पढ़ते हैं पल्स रेट चेक करने के लिए होता है 5 to 10 सेकेंड। लेकिन यदि यहाँ पर हम न्यूनेटल रिससिटेशन करने वाले हैं तो हार्ट रेट चेक कर रहे हैं, आप पाल्पेट कर रहे हैं अम्बलाइकस के यहाँ पर किसी भी फीमेल में, तो आप कितना करेंगे, ओनली फॉर 6 सेकेंड, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू द न्यूबॉर्न विद इन 12 आवर ऑफ बर्थ। तो कौन सी वैक्सीन है जन्म से लेके ओनली 12 घंटे के अंदर ही हमें देना है, आफ्टर 12 आवर हो जाए तो उसके बाद हमें इसको नहीं देना है। रूबेला, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस या फिर मीजल्स। तो ऐसी वैक्सीन जो ओनली न्यूबॉर्न बेबी को डिलीवर होने के विद इन 12 आवर ही देना है, वो कौन सी है। तो यहाँ पर रूबेला, रोटा वायरस, मीजल्स तो नहीं दी जाती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। यदि आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऑप्शन BCG दिए जाएँ, OPV दिए जाए, हेपेटाइटिस बी दिया जाए, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ दिए तो जाते हैं लेकिन ओनली विद इन 12 आवर का आपसे पूछते हैं, तो आपको आंख बंद करके हेपेटाइटिस बी को मार्क करना है। क्योंकि यदि इनकेस OPV तुरंत नहीं दे पाए तो दूसरे तीसरे दिन दे सकते हैं। BCG वैक्सीन 1 साल तक दे सकते हैं, 1 मंथ तक अलग डोज रहता है, 1 मंथ से 1 ईयर का यदि बच्चा होता है तो डिफरेंट डोज रहेगा। साइड सेम होती है, साइन सिम्टम्स सब सेम होंगे आफ्टर वैक्सीनेशन के, लेकिन ओनली 12 आवर के लिए पूछते हैं तो वो दी जाती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो भी आता है आपको,
तो क्या है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगे होना उनको अनिवार्य है और कंपलसरी है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ होम डिलीवरी द यूट्रोटॉनिक ड्रग दैट हैज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेड इज। तो यदि किसी की होम डिलीवरी हो रही है तो कौन सी यूट्रोटॉनिक ड्रग हम उसको दे सकते हैं। यूट्रोटॉनिक का मतलब है यहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपर लाने वाली ड्रग। तो वो कौन सी देंगे, हम ऑक्सीटोसिन देंगे 10 IU, ऑक्सीटोसिन 100 IU, या फिर प्रोजेस्ट्रॉन 100 IU, या फिर 200 IU प्रोजेस्ट्रॉन। कितना यहाँ पर आप अमाउंट देंगे, तो यहाँ पर यूट्रोटॉनिक ड्रग तो एक जो है यहाँ पर वो क्या है, ऑक्सीटोसिन है, वो देंगे कितना, 10 IU। कितना देंगे, 10। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में रखा हुआ क्वेश्चन मिल सकता है कि या तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने वाली मेडिसिन के नाम से आपको आएगा, या फिर यूट्रोटॉनिक ड्रग कौन सी है। नेक्स्ट वन, द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो यदि माँ को एक्टिव फीटल मूवमेंट फील हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, बलोटमेंट, इंगेजमेंट, क्विकनिंग, या फिर लाइटनिंग। तो लाइटनिंग तो कहलाता है जब आपका जो 37 वीक और 38 वीक कंप्लीट हो जाए, आफ्टर दैट एक्सीफेस्टर्नम से बेबी डाउन साइड को आएगा, क्यों, ताकि वो इंगेज हो पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, कहलाता है लाइटनिंग और वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पर आपको पूछा है कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो कि प्रीमी पैरा में 20 वीक्स से फील होने लगते हैं माँ को जो मूवमेंट, वो कहलाते हैं क्विकनिंग। या फिर डायरेक्ट आपको आ सकता है क्विकनिंग क्या है, तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट है जो माँ को फील होंगे। या फिर आपको आ सकता है 20 वीक में यदि माँ के लिए कुछ जो मूवमेंट फील होते हैं वो क्या कहलाएंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्विकनिंग। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। तो यदि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कई बार आपको पढ़ा है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है 28 वीक की प्रेगनेंसी में, तो ये क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया होगा, हाइडेटिफॉर्म मोल होगा, मोलार प्रेगनेंसी होगा, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ें कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, साफ साफ लिखा है पेनलेस ब्लीडिंग 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, तो ये कहलाता है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया में हमेशा ब्लीडिंग होती है तो आपको पेन नहीं होगा। एक्टोपिक में पेन होगा, हाइडेटिफॉर्म मोल में होगा, मोलार में होगा, लेकिन ये ओनली यहाँ पर यदि एंटीपार्टम हेमरेज पूछे तो भी होगा, लेकिन यहाँ पर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, वो क्या हो रही है, क्या कहलाएगी, कहलाएगी प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन, द वाइट ग्रीसी सब्सटेंस दैट कवर्स द बॉडी ऑफ द न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। बेबी की पूरी बॉडी को एक वाइट ग्रीस जैसा सब्सटेंस कवर करके रखता है, तो ये क्या कहलाएगा, वर्निक्स लेन्यूगोमिलिया या फिर एपिथीलियम। तो ये कहलाता है वर्निक्स एजोसा। क्या कहलाएगा, वर्निक्स एजोसा, जो बेबी की पूरी बॉडी को कवर करके रखता है। यदि बेबी टर्म प्रेगनेंसी में हुआ है तो वर्निक्स एजोसा एमनियोटिक फ्लूइड में ही झड़ जाता है, वो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि बेबी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी वाला है तो उसमें वर्निक्स बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये आपको आ सकता है एग्जाम में। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के जो साइन होते हैं उनमें यहाँ पर पोस्ट टर्म बेबी जो है उसमें साइन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द ब्लड प्रेशर दैट कैन बी मेजर्ड बाय पाल्पेट्री मेथड इज। तो कौन सा बीपी पाल्पेट्री मेथड से मेजर किया जाएगा, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा बीपी है जो पाल्पेट करके आप चेक कर सकते हैं, वो कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कौन सा है, सिस्टोलिक बीपी को आप पाल्पेट करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो स्पेग्मोमैनोमीटर से ही ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, EDD कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाता है, तो वो होता है LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे। यदि आपका जो LMP का फर्स्ट डे है यहाँ पर एंड 7 डेज, तो यहाँ पर LMP में 9 महीने प्लस 7 डेज ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज इक्वल टू EDD। ये क्या है, नेगल्स का फॉर्मूला है, एग्जाम में आपको आ सकता है। यदि आपको अपनी EDD पता नहीं है, जो लोग प्रेग्नेंट हैं या फिर कोई किसी और की कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बहुत ही इजी ट्रिक से आप LMP पूछ लें, देन आफ्टर आप उसकी डेट है जो निकाल के बता सकते हैं कि आपकी जो डिलीवरी है मे बी
एक्सपेक्टेड डेट है वो कब की हो सकती है, वो आप निकाल के दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग बैक एंड मास्क वेंटिलेशन इनएडिक्वेट चेस्ट राइज इन द न्यूबॉर्न मे बी ड्यू टू। तो यदि यहाँ पर बैक एंड मास्क वेंटिलेशन यदि आप बच्चे को दे रहे हैं, तो यदि यहाँ पर कहा है इनएडिक्वेट चेस्ट राइज, यदि चेस्ट अच्छे से नहीं उठा हुआ होगा तो क्या देखने को मिलेगा, ब्लॉक्ड एयर पे होगा, इनएडिक्वेट सील होगा, नॉट इनफ प्रेशर दिया जाएगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या है जो हो सकता है, तो वो यहाँ पर सभी चीज़ें हो सकती हैं। साफ कहा है कि यदि न्यूबॉर्न बेबी का जो चेस्ट है प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो यहाँ पर आपको प्रेशर भी प्रॉपर नहीं जा पाएगा, इनएडिक्वेट सील होगा और ब्लॉक्ड एयरवे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज नोन एज। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम आर्टेरियल ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं? मीन आर्टेरियल प्रेशर भी आपको एग्जाम में आता है। ऑप्शन में पिक्नोमीटर, हिप्सोमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर या फिर स्फेग्मोस्कोप। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बीपी आप कैसे चेक करते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर से। नेक्स्ट वन, इट इज कॉल्ड ब्रीच प्रेजेंटेशन व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंटिंग पार्ट एक्सेप्ट। ब्रीच प्रेजेंटेशन में सब पार्ट प्रेजेंट हैं किसी एक को छोड़कर। बटुक्स, लेग्स, हैंड या फिर हेड। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे जो कॉमन प्रेजेंटेशन माना जाता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए होता है बर्टिक सेफेलिक प्रेजेंटेशन, हेड डाउन जिसको कहेंगे। ब्रीच प्रेजेंटेशन में सब पार्ट आएंगे, प्रेजेंटिंग पार्ट होंगे, तब सिम्फाइसिस प्यूबिस में होंगे किसी एक को छोड़कर। तो वो होता है हेड। हेड किस में होता है? सेफेलिक में, वर्टिक्स में। लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन में या तो बटक्स आ जाएंगे या फिर लेग आएंगे या फिर हैंड आएंगे। नेक्स्ट वन, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज द पीरियड फ्रॉम। तो तीसरी स्टेज होती है जो लेबर की, तो कब तक की होती है? फर्स्ट 2 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू द डिलीवरी ऑफ बेबी, या फिर ऑनसेट ऑफ लेबर पेन ड्यू टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेज है, तीसरी स्टेज कही है, तो फर्स्ट तो होती है फोर्थ ऑप्शन वाली कि ऑनसेट ऑफ लेबर पेन से लेके फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। दूसरी होगी फुल डायलेटेशन से लेके जो बेबी एक्सपल्सन हुआ है वो। थर्ड होगी बेबी डिलीवरी से लेके प्लेसेंटा की डिलीवरी तक। और फोर्थ होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज, जिसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट 2 आवर आफ्टर द डिलीवरी। तो यहाँ पर आपको कहा है कि थर्ड स्टेज कौन सी है? तो थर्ड स्टेज आएगी बेबी डिलीवरी हो गई है, उसके बाद प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज जिसको हम कहेंगे, प्लेसेंटा की डिलीवरी होना है। तो क्या है? तीसरी स्टेज और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन, हेपेटाइटिस सी कॉजेज। तो हेपेटाइटिस सी में क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, हार्ट, लिवर या फिर वेंस। हेपेटिक का मतलब ही होता है लिवर। अब हेपेटाइटिस सी होगा कहाँ पर? तो लिवर में ही होगा। ये जनरली हेपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस कहलाता है। यदि किसी को इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस सी पर्सन का ब्लड लगा दिया तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हेपेटाइटिस ए और ई फीकोरल रूट से फैलता है। हेपेटाइटिस बी सी किससे फैल सकता है? निडल प्रिक इंजरी से। हेपेटाइटिस बी स्पेशली निडल प्रिक इंजरी से हो सकता है, माँ से बच्चे को ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी मेनली होता है कैसे? हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। हेपेटाइटिस सी होगा जनरली यदि आपको इन्फेक्टेड ट्रांसफ्यूजन ब्लड लगा दिया, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चढ़ा दिया, तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वन, डेंजर साइन फॉर अ वुमेन इन लेबर। कौन से डेंजर साइन होंगे? सीवियर हेडेक विथ ब्लड विजन, टायर्डनेस, ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल। तो यहाँ पर लेबर में डेंजर साइन कौन से होंगे? टायर्डनेस देखने को मिलेगी, ब्लड स्टिकी डिस्चार्ज आएगा, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। लेकिन सीवियर हेडेक प्लस ब्लड विजन की बात हो रही है, तो यहाँ पर लेडी का बीपी क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट हो रहा है। या तो लेडी के लिए जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन, उसके लिए क्लेम्सिया है, प्री क्लेम्सिया है, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है जिसके कारण उसको हेडेक होने के साथ साथ ब्लड विजन भी हो रहा है। और ये सभी डेंजर साइन होंगे किसके लिए? लेबर के लिए। नेक्स्ट वन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइन ऑफ लेबर आर। अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसे होंगे कि लेबर के ट्रू पेन के साइन हैं? ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज बिल्कुल देखने को मिलेगा। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक। तो हमेशा जब भी लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो वो हमेशा बैक साइड से आएंगे, ना कि आपको फ्रंट से अम्बलाइकस से स्टार्ट होंगे। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन रेडिएटिंग टू द फ्रंट एट रेगुलर इंटरवल।
पीठ से बैक से स्टार्ट होते हुए आपको आगे की तरफ आएंगे, थाई में पेन होगा, थाई के साथ साथ आपको बैक साइड से लेके फ्रंट साइड पेन होगा। तो ये सभी साइन क्या हैं? अर्ली आइडेंटिफिकेशन साइन है लेबर पेन के, कि अब चलो भाई हॉस्पिटल जाने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट वन, एट 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द फंडल हाइट विल बी एट द लेवल ऑफ। 24 वीक की प्रेगनेंसी में फंडल हाइट कहाँ तक पहुँचेगी? सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिम्बाइसिस प्यूबिस अम्बलाइकस तक, या फिर मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड एक्सीफेस्टर्नम तक। तो एक्सीफेस्टर्नम तक 36 to 37 वीक में पहुंच पाती है। 24 वीक की प्रेगनेंसी में पहुंचेगी कहाँ तक? अम्बलाइकस तक। कहाँ तक? अम्बलाइकस तक। 12 वीक में पहुंचते हैं तो सिम्फाइसिस प्यूबिस के यहीं पे रहेगी। कहाँ तक? 12 वीक में सिम्फाइसिस प्यूबिस के यहाँ पर। यदि 20 में पूछे तो अम्बलाइकस टू सिम्फाइसिस प्यूबिस होगी, 24 में पूछा तो अम्बलाइकस तक, आफ्टर 36 में पूछा तो अम्बलाइकस एंड एक्सीफेस्टर्नम के बीच में फंडल हाइट रहेगी। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, एन ANM एम्पावर्ड टू टेक द, यहाँ पर कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर ANM वर्कर है, सब कुछ करेंगी किसी एक को छोड़कर। यूज यूट्रोटॉनिक ड्रग टू प्रिवेंट PPH, यूज सर्टेन ड्रग्स इन इमरजेंसी टू स्टेबलाइज द पेशेंट बिफोर रेफरल, परफॉर्म बेसिक प्रोसीजर इन इमरजेंसी सिचुएशन, परफॉर्म इंट्यूबेशन इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को हमें कम करना है तो एक ANM वर्कर यूट्रोटॉनिक ड्रग दे सकती है, यहाँ पर इमरजेंसी मेडिसिन दे सकती है कि पर्सन को रेफरल के पहले थोड़ा टाइम मिल जाए, यहाँ पर बेसिक प्रोसीजर कर सकती है, लेकिन इंट्यूबेशन करने का काम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी। जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है कौन से विटामिन की कमी के कारण होगा? विटामिन B1, फॉलिक एसिड, विटामिन B6 या फिर विटामिन B12। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होगा? अब यहाँ पर जो न्यूट्रिशनल सेक्शन आपका रहता है, जो लोग CHO का पेपर दे रहे हैं वो एक चीज़ याद रखें, न्यूट्रिशन में आपके विटामिन्स मिनरल्स की डेफिशिएंसी, कितना अमाउंट प्रेगनेंसी में ज़रूरी है, क्या प्रोटीन, क्या कार्बोहाइड्रेट, कितनी कैलोरी क्या देता है, कितना बर्न होगा तो कितना कैलोरी मिलेगा, ये सब आपका न्यूट्रिशनल सेक्शन कवर करेगा। बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम आपको आएगा न्यूट्रिशन में। 5 क्वेश्चन आते हैं ओनली न्यूट्रिशन के, तो आपको ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन ही आपको आते हैं किसके? न्यूट्रिशन के। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की किस विटामिन की कमी के कारण होगा? विटामिन B12 की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन B12 की कमी के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिन्होंने कल का केरला MLHP का पेपर देखा हुआ है और पूरा ऑफिशियल पेपर मैंने टाइप फॉर्मेट में आपके लिए अपलोड किया था, जिससे आपको जो ब्लड था फॉर्मेट वो इजी रहे रीड आउट करना, इसलिए तो उसमें आप इस क्वेश्चन पेपर को देखना। जिनके डाउट्स होते हैं कि क्या पुराने पेपर अदर स्टेट से या फिर किसी और पुराने नर्सिंग के पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नहीं तो एज सेम क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलते हैं, तो आप चाहें तो एक बार इस चीज़ को रीचेक भी कर सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? विटामिन A, B, C, विटामिन A, B, D, A, C, D, E या फिर A, D, E। वाटर सॉल्युबल विटामिन, इनकी डेफिशिएंसी, इनके काम और इनकी क्या ज़रूरत है, सब आपको फंक्शंस एग्जाम में आते हैं। यदि तो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में, तो फैट सॉल्युबल में विटामिन A, D, E के क्या है आपका? 4th ऑप्शन है जो विटामिन A, D, E के चारों विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल। बाकी विटामिन B कॉम्प्लेक्स के जितने भी B1, B2, B3, B12 विटामिन है, B6 वो सब आएंगे, और विटामिन C किस में आए गए? वाटर सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट विटामिन K नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड सून आफ्टर द बर्थ। यहाँ पर इस क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपको बनते हैं कि विटामिन K कब दिया जाता है, किस रूट से दिया जाता है, कितना kg वेट है तब हम विटामिन K का डोज हाफ करना है। तो ये यहाँ पर है, तो विटामिन K दिया जाता है एज सून आफ्टर द बर्थ, डिलीवरी के बाद है जो विटामिन K डोज दिया जाता है बच्चों में। तो यहाँ पर किस रूट से देंगे हम? ओरल देते हैं, इंट्राडर्मल देंगे, सबक्यूटेनियस देंगे कि इंट्रामस्कुलर देंगे?
तो यहाँ पर विटामिन के का डोज दिया जाता है इंट्रामस्कुलरली। किस रूट से दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर दिया जाता है आफ्टर द बर्थ। बच्चे में, न्यूबॉर्न में विटामिन के का डोज दिया जाता है कैसा? इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। यदि अब बच्चे के वेट की बात करें तो यदि बच्चे का वेट, और क्यों दिया जाता है? ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। तो यदि बच्चे का वजन कितना हो, 1 kg तक है तो 0.5 दिया जाएगा, और यदि बच्चे का वजन नॉर्मल टर्म बेबी है तो 1 mg है जो बच्चे के लिए क्या दिया जाएगा? विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, और कभी भी विटामिन के, एक चीज़ और याद रखना है, विटामिन के कभी भी जब बच्चे की डिलीवरी हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए उसके बाद हमें नहीं देना है। एज सून एज पॉसिबल हो तो डिलीवरी के तुरंत बाद देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस। तो विटामिन डी है जो क्या कॉज करेगा? इसकी कमी यदि हो जाए तो क्या करेगी? ऑस्टियोमलेशिया करेगा, स्कर्वी करेगा, वाइट हॉट स्पॉट करेगा कि बेरी करेगा? तो स्कर्वी होगा विटामिन सी की कमी से, बेरी होगा B1 की कमी से, वाइट हॉट स्पॉट होगा विटामिन ए की कमी के कारण। ऑस्टियोमलेशिया, जितनी भी हड्डियों में प्रॉब्लम होंगी, चाहे बच्चों की हो चाहे बड़ों की, वो होती हैं सब विटामिन डी और कैल्शियम के कारण। तो विटामिन डी और कैल्शियम का रिश्ता ऐसा है दूध और पानी का, कि यदि आपने खूब कैल्शियम लिया लेकिन आपकी बॉडी को विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है तो वो कैल्शियम आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। सेम एज विटामिन डी जितना ज़रूरी है उतना ही कैल्शियम ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर विटामिन डी की कमी के कारण क्या होगा? तो होगा ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज जीरोप्थेल्मिया। तो जीरोप्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होगा? जीरोप्थेल्मिया में क्या होगा? ड्राइनेस होगी आँखों में, और आँखों में जो भी प्रॉब्लम होती हैं किस विटामिन की कमी से होती हैं? तो वो होती हैं विटामिन ए की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट वन, द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का क्या काम है? बॉडी बिल्डिंग के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो प्रोटीन ये सभी काम करता है हमारी बॉडी में। बॉडी बिल्डिंग, जो मसल बनाते हैं लोग, जिम जाते हैं, उनमें मसल्स बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है, क्योंकि मसल्स को किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटीन की। बॉडी के टिश्यूज़ में यदि कोई रिपेयरिंग होनी है, कुछ टिश्यूज़ में इंजरी है या कुछ भी, तो वो घाव भरने में भी प्रोटीन हेल्प करेगा। एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज करने में भी प्रोटीन अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि ये सभी प्रोटीन के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट वन, द एक्शन टेकन एट द आंगनवाड़ी सेंटर फॉर केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। सभी लिए जा रहे हैं, किसी एक को छोड़ के। देखिए यहाँ पर सभी एक्शन लिए जा रहे हैं अंडर न्यूट्रिशन को लेके, किसी एक को छोड़कर। एक्सेप्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आपको, किसी एक पॉइंट को छोड़कर क्या है जो नहीं किया जाएगा? रूटीन ग्रोथ मॉनिटरिंग, काउंसिल्स केयर गिवर्स फॉर प्रॉपर फीडिंग, प्रोवाइड्स डबल रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक्स। तो आंगनवाड़ी सेंटर की बात हो रही है। यदि आंगनवाड़ी सेंटर में आपकी केयर की जा रही है अंडर न्यूट्रिशन के जो बच्चे हैं, माल नरिश्ड बच्चे हैं, तो यहाँ पर कुपोषण के लिए सभी चीज़ें की जाएंगी किसी एक को छोड़कर, एक्सेप्ट वन। तो यहाँ पर रूटीन ग्रोथ मॉनिटरिंग होगी, काउंसलिंग दी जाएगी केयर गिवर्स को कि जो प्रॉपर तरीके से आप कैसे फीड कराएंगे, कैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन डबल देना है जिससे हम अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट कर सकें, ट्रीट कर सकें। लेकिन एंटीबायोटिक्स देना, कभी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो आपको एंटीबायोटिक्स देने का काम नहीं करेंगी, ना ही ANM काम करेगा। जो भी ANM वर्कर हैं वो भी ये काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट वन, a program which encompasses a range of intervention to prevent and manage the major childhood illness like diarrhea, acute respiratory infection और respiratory infection। तो यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है जो प्रिवेंट भी करेगा, मैनेज भी करेगा जो मेजर चाइल्डहुड इलनेस है? कौन कौन सी? जैसे कि डायरिया हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, तो कौन सा प्रोग्राम ये काम करेगा? जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम, IMNCI, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, नवजात और बचपन की बीमारी का एकीकृत प्रबंधन।
कौन है जो इन डिसीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करता है? तो वो होता है IMNCI। क्या है? IMNCI। IMNCI से आपको 3-4 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ग्रीन बैंड क्यों यूज़ किया जा रहा है, येलो क्यों यूज़ हो रहा है, पिंक क्यों यूज़ हो रहा है, रेफरल में क्या होगा, होम बेस्ड में क्या होगा, OPD आपका द स्कीम विच प्रोवाइड्स फ्री एंड कैशलेस सर्विसेज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू बॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 days ऑफ लाइफ एट ऑल गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन। तो जितनी भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर डिलीवरी से लेके प्रेग्नेंट वुमेन को और न्यूबॉर्न बेबी को डिलीवरी से लेके 30 days तक कैशलेस और फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो वो कौन सा प्रोग्राम है या फिर कौन सी स्कीम है जिसमें ऐसा होगा? ऑप्शन में है जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना। ये मैंने जो प्रोग्राम वाला एक क्लास अपलोड की है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, उसमें पूरे प्रोग्राम्स पढ़ाए हैं, आप लोग एक बार उसको प्लीज़ रीचेक कीजिए। नेक्स्ट IMNCI या फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये सब चीज़ें की जाती हैं। यदि यहाँ पर न्यूबॉर्न को इंक्लूड कर दिया तो ये किया जाएगा जननी शिशु सुरक्षा योजना में। यदि आपको कहते हैं कि हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम है जिसमें हमें मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए प्रोग्राम है, तो वो होता है जननी सुरक्षा योजना। लेकिन यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन के साथ साथ न्यूबॉर्न बेबी को इंक्लूड किया है, साथ ही साथ कहा है कि 30 दिनों तक आपको फ्री कैशलेस, आपको कैश नहीं देना, मुफ्त में आपकी जो भी बेसिक चेकअप्स हैं वो सब होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो क्या है? वो है जननी शिशु सुरक्षा योजना। नेक्स्ट वन, टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड द ANM प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ एडवाइजेस एक्सेप्ट। तो ANM वर्कर सभी एडवाइस देगी किसी एक को छोड़कर, जो भी यंग इन्फेंट है, यंग चाइल्ड हैं, उनके लिए किसी एक को छोड़कर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 months, एज अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, विटामिन A सप्लीमेंट्स या फिर रेगुलर इंटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो आपको यहाँ पर ANM वर्कर का काम बताया है कि क्या क्या रोल कर सकती है वो। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कहेगी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होगा ओनली ब्रेस्ट मिल्क फॉर 6 months तक। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए भी आप कह सकते हैं एज एन ANM। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब होगा वीएनिंग कि आफ्टर 6 months के बाद आप बेबी को कुछ भी सॉलिड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं खाने में। विटामिन A सप्लीमेंट दे सकते हैं, लेकिन एज ए ANM आप रेगुलर एंटीबायोटिक्स के लिए है जो नहीं कह सकते, ये एडवाइस आप नहीं देंगे। नेक्स्ट वन, टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी द एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर ICDS स्कीम इज। तो यहाँ पर आयोडीन की कमी को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ICDS स्कीम के तहत एक या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव लिया था। तो वो क्या था? यूज़ ऑफ सॉल्ट इन मिड डे मील्स, यूज़ ऑफ रॉक सॉल्ट इन मिड डे मील्स, यूज़ ऑफ डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इन मिड डे मील्स या फिर नन ऑफ दीज। तो ICDS स्कीम के तहत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में आई थी, एग्जाम में आता है। तो इसमें आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जो यहाँ पर खाना दिया जाता है बच्चों को इस स्कीम के तहत आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट को यूज़ किया जाएगा। जो मिड डे मील्स मध्याह्न भोजन स्कूल में दिया जाता था उसमें क्या किया जाएगा? डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट को यूज़ किया जाएगा। क्यों? ताकि हम बच्चों में आयोडीन की कमी को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेज ऑफ विटामिन A सप्लीमेंट्स चाइल्ड विल रिसीव बाय 5 years। तो यदि बच्चा 5 साल का है तो उसमें टोटल कितने डोज हैं जो विटामिन A के दिए जाएंगे? तो टोटल डोज की बात हो रही है तो टोटल दिए जाते हैं 9 डोज। एग्जाम में आता है टोटल कितने डोज दिए जाते हैं? टोटल 9 डोज हैं जो दिए जाते हैं विटामिन A के। नेक्स्ट है यहाँ पर विटामिन A का यहाँ पर टोटल 9 डोज 5 साल तक की एज के है, ना कि एक ही बार में दे देना है। एवरी 6 months में या तो ये दिए जाएंगे या फिर जब स्टार्ट किए जाते हैं जब बच्चे की एज आफ्टर 9 months कंप्लीट कर ले। मीजल्स वैक्सीन के साथ इसको स्टार्ट किया जाता है 9 महीने के बाद से। टोटल यदि बच्चे की 5 साल तक की एज तक यदि ये दिया जा रहा है तो कितना डोज दी जाती है? टोटल 9। नेक्स्ट वन, द डोज ऑफ विटामिन A सप्लीमेंट्स प्रोवाइडेड बाय 2-year-old चाइल्ड एवरी मंथ है। जब ये देखिए यहाँ पर कि 2 साल का बच्चा है तो हर महीने उसको विटामिन A कितना दिया जाएगा? तो हर महीने दिया जाएगा 2 लाख यूनिट। कितना? 2 लाख IU।
2 साल के बच्चे में हर महीने यदि विटामिन ए सप्लीमेंट्स की बात हो रही है, कितना देंगे? 2 लाख। बच्चे की एज यदि 1 साल से कम है तब 50,000 दिया जाता है। यहाँ पर आपको पूरा जो एक रेशियो है वो पढ़ लेना है। 50,000 यूनिट किस में दिया जाएगा? 50,000 आयु। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यदि 6 मंथ से 11 महीने का कहें तो 1 लाख यूनिट एक ही बार दिया जाता है। फिर 12 महीने से 5 साल तक जनरली हर 6 महीने में दिया जाता है, एवरी 6 मंथ में। यहाँ पर हर महीने का कहा है, लेकिन एवरी 6 मंथ में दिया जाता है 2 लाख यूनिट। लेकिन अकॉर्डिंग टू इस प्रोग्राम के जाते हैं, विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम, उसके तहत जाते हैं तो टोटल 9 डोज ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर NANM कैरीज आउट ऑल ऑफ दी फंक्शंस एक्सेप्ट, तो ANM वर्कर सब कुछ कर सकता है किसी एक को छोड़कर। काउंसलिंग करेगी प्रेग्नेंट वुमेन और केयर गिवर्स की, काउंसलिंग फॉर सिक एंड मालनरिश्ड चिल्ड्रन के लिए जो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज करेगी, लेकिन किसी भी तरीके की सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकती। जो ANM वर्कर है वो कोई भी सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकती, बाकी ये सभी चीज़ें कर सकती है। स्पेशली एडवाइस कर सकते हैं आप इस ब्रेस्ट फीडिंग को लेके अवेयरनेस कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सर्जरी इंजेक्शंस वगैरह लगाने का काम आप पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, द बेनिफिशियर्स ऑफ ICDS प्रोग्राम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में आई थी। इसके बेनिफिशियर से सभी हैं। सभी का मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चे जो प्री प्राइमरी स्कूल में जाएंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके 6 साल तक के इसके जो बच्चे हैं, जो जिनको हम ये कह सकते हैं UKG तक जो बच्चे पढ़ते हैं, वो प्रेग्नेंट महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर्स, तो यहाँ पर सभी आपके क्या हैं? बेनिफिशियर से हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर विटामिन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट, सभी है जो विटामिन की कमी से होगा बच्चों में किसी एक को छोड़कर। रिकेट्स, सिंपल ग्वाइटर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर व्हाइट हॉट स्पॉट, तो ये सब कुछ होगा विटामिन की कमी से किसी एक को छोड़कर, तो वो होगा सिंपल ग्वाइटर। क्या होगा? घेंगा रोग है जो विटामिन की कमी से नहीं हो गए, होगा आपको आयोडीन की कमी से, थायराइड में डिस्टर्बेंस के कारण। नेक्स्ट वन, द डिसीज दैट कैन ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज टर्म्ड एज, ऐसी डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्ट ट्रांसमिट होगी क्या कहलाएगी? एयरबॉर्न, कम्युनिकेबल, वेक्टर बॉर्न या फिर नन ऑफ दीज, तो ये डिसीज क्या कहलाएगी? जो एक से दूसरे में डायरेक्ट ट्रांसमिट होगी तो वो कहलाएगी कम्युनिकेबल डिसीज। कौन सी डिसीज? कम्युनिकेबल डिसीज। नेक्स्ट वन, द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, एयरबॉर्न का यहाँ पर जो डिसीज़ दी हुई है, किसी डिसीज़ का जो वाहक क्या है? वेक्टर है, वो कहलाएंगी वेक्टर बॉर्न। कोई डिसीज़ कंटेजियस है, एक से दूसरे में डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाए, वो होगी कम्युनिकेबल डिसीज़। एयरबॉर्न का मतलब उड़ते फिरते जो वायरस हैं, जनरली स्नीजिंग कफिंग के थ्रू जो फैल जाएँ, वो कहलाती है एयरबॉर्न डिसीज। नेक्स्ट वन, the collaborative efforts with departments like food, agriculture, animal husbandry and other sector for providing primary health care is termed as, तो यहाँ पर यदि आपने कोलाब्रेशन कर लिया, कोलाब्रेशन का मतलब होगा आपने एक दूसरे के साथ हेल्प करके चीज़ों में हेल्प की, जैसे फूड डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गई और कुछ अदर सेक्टर्स हो गए, तो इससे आप पर्सन को प्राइमरी हेल्थ दे सकते हैं, बेसिक केयर दे सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोलाबोरेशन, इंटर सेक्टरल कोलाबोरेशन या फिर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ तो डिपार्टमेंट का कोलाबोरेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें अलग है, फूड अलग है, एग्रीकल्चर अलग है, एनिमल हस्बेंड्री अलग है और कुछ अदर सेक्टर भी हो सकते हैं। तो ये कहलाएगा आपका क्या? इंटर सेक्टरल कोलाबोरेशन। क्या कहलाएगा? इंटर सेक्टरल कोलाबोरेशन, क्योंकि इसमें अदर सेक्टर के लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो क्या है? इंटर सेक्टरल कोलाबोरेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ केयर विच एम्फेसाइज दैट हेल्थ सर्विसेज मस्ट बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पीपल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे इज कॉल्ड, तो प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर है यहाँ पर, जिसमें हेल्थ सर्विसेज से सभी को इक्वली मिलेंगी, क्या कहलाएगा? चाहे उनकी क्षमता हो उसे पे करने की या ना हो। इंटरसेक्टरल, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी,
तो हमने प्राइमरी हेल्थ केयर के जो प्रिंसिपल पढ़े हैं यहाँ पर वही हैं। इंटरसेक्टरल कोलाब्रेशन पढ़ा है हमने, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पढ़ा, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पढ़ी है, तो वही है। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि हेल्थ सर्विसेज जब सबको इक्वली मिलने वाली हों तो कौन सा यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज कहलाएगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।